अभी का अपना टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स को ना फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बॉडी जो होता है ना बिल्कुल फ्लैट होता है। ध्यान से देखना, प्लेटीहेल्मिन्स का ना ऐसे करके बॉडी होता है, ऐसे फ्लैट बिल्कुल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल, और ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल। तो ये डॉर्सो वेंट्रल बॉडी होता है। डॉर्सो वेंट्रल हमने प्लांट किंगडम में कहीं और भी देखा था। कहाँ देखा था, लीवर वॉर्ट्स का देखा था कि उसका ये बॉडी डॉर्सो वेंट्रल होता है। तो फ्लैट वॉर्म डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, ऊपर नीचे से फ्लैट होता है, ठीक है, पेपर जैसा होता है। तो इसलिए इस प्लेटीहेल्मिन्स को ना फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। इसमें ना मोस्टली जो होता है ना वो इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट का मतलब ये होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये पैरासाइट है। इक्टो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, इक्टो का मतलब होता है बॉडी के बाहर पैरासाइट है। बट प्लेटीहेल्मिन्स का जो मेंबर है ना वो इंडो पैरासाइट होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड कुछ इसे फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग पहले हम देख लेते हैं। फ्री लिविंग सबसे फेमस है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कहीं हमने देखा है, 10th क्लास में देखा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, है ना। प्लेनेरिया क्या करता है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर होता है। अगर एक पार्ट यहाँ से कट हुआ तो ये पार्ट पूरे बॉडी को डेवलप कर लेगा। अगर एक पार्ट कट हुआ तो ये पूरे बॉडी को डेवलप कर लेगा। ये वाला पार्ट पूरे बॉडी को डेवलप कर लेगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया का क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर यहाँ तक। हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है, इसलिए प्लेनेरिया में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, क्योंकि इंडो पैरासाइट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सर्वाइव कर रहा है एज ए पैरासाइट, तो पैरासाइट है तो क्या इसको मूव करने की ज़रूरत है एक जगह से दूसरे जगह, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, पैरासाइट है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, फूड को सक करेगा। तो सकिंग के लिए इसके पास, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से एडर रहने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चिपका हुआ रहने के लिए इसके पास कुछ हुक्स होता है और कुछ सकर्स होता है। क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा देखो ध्यान से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडो पैरासाइट जो होता है ना वो इंटेस्टीन में होता है। इंटेस्टीन मतलब क्या, वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। तो डाइजेस्टिव जूस हो सकता है ना कि इस प्लेटीहेल्मिन्स को ही डाइजेस्ट कर जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये क्या करता है ना, एडेप्टेशन इसमें ये करता है, अपने एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर बना लेता है जिसको टेगमेंटम बोलते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, इंडो पैरासाइट है, तो इंडो पैरासाइट के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। सबसे पहला, लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ नहीं होगा इसके अंदर। दूसरा, एडर रहने के लिए सकर्स या हुक या सकर्स होगा। साथ में यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के जूस से डाइजेस्ट ना हो जाए इसलिए इसकी एपिडर्मिस पे क्या होगा, टेगमेंटम होगा। क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा हम एंसियाटिक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका नाम है फेसिकुला हेपेटिका। हेपेटिका जहाँ भी हो ना उसका मतलब होता है लीवर से रिलेटेड, तो इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं। लीवर फ्लूक में देखो यहाँ आगे की तरफ, आगे मतलब यहाँ नीचे की तरफ वेंट्रल सकर होता है, ठीक है। यहाँ तक एक यहाँ पे सकर है, एक यहाँ पे भी सकर है, माउथ के पास भी सकर है। सकर क्या करेगा, इसको बॉडी से एडर करवा के रखेगा। ये क्या है, लीवर फ्लूक है। इसको बॉडी से एडर करने के लिए यहाँ से और ये यहाँ से सकर से एडर करेगा और माउथ से ये सक करेगा। क्लियर यहाँ तक। उसके अलावा ये टेप वॉर्म है, देखो ध्यान से, ये ऐसे करके दिखाया है। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था टेप वॉर्म को। वहाँ किस लिए दिखाया था, मैंने पूछा था क्या इसका बॉडी सेगमेंटेड है, ट्रू सेगमेंटेशन है, तो इसका आंसर था नहीं। इसका बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं होता। और हर सेगमेंट का अलग अलग नर्व सप्लाई, हर सेगमेंट का अलग अलग ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसलिए उसको ट्रू सेगमेंट नहीं बोलते। ये जो टेप वॉर्म है ना, ये टेप वॉर्म को टीनिया बोलते हैं। टीनिया टेप वॉर्म, समझ में आ गया यहाँ तक। टीनिया इसका जीनस नेम है। तो इसका जब हेड को हम हल्का सा जूम करके देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके हेड को ना स्कोलेक्स बोला जाता है। हेड को क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स, ठीक है। हेड पे ना देखो यहाँ पे सकर्स है, सकर्स है, एडर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हुक है, हुक भी एडर करने में हेल्प करेगा। और ये जो माउथ वाला पार्ट है ना इसको रोस्टेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। रोस्टेलम के जस्ट नीचे क्या होता है, हुक होता है, उसके नीचे सकर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक इसका हर एक सेगमेंट जो है ना बोला जाता है प्रोग्लॉटिड। क्या बोला जाता है, प्रोग्लॉटिड। यहाँ तक क्लियर है ना। दो एग्जाम्पल हमने देखा, फेसिकुला हेपेटिका देखा एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखा टीनिया टेप वॉर्म, ठीक है। यहाँ तक इसका हर एक जो सेगमेंट है ना ये फॉल्स सेगमेंट होता है, ट्रू सेगमेंट नहीं होता। तो इसका हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड, ठीक है। यहाँ तक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैंने करवाया था बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें प्लेटीहेल्मिन्स को कैसे रखा था मैंने,
टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन में, उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री में, गुड। उसके अलावा एसिलोमेट में रखा था। इसका बॉडी जो होता है ना एसिलोमेट होता है ये, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट होता है। देखो ध्यान से, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये माउथ है, इसी से खाता भी है और इसी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर करता है। तो ब्लाइंड सैक होता है, मतलब ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्लोज है। क्लोज मतलब ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड मतलब क्लोज, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है। जिससे खाता है उसी से यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करता है। क्लियर, ये ब्लाइंड सैक ट्रैक, ब्लाइंड सैक ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ तक टेपवर्म के पास ना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, जल्दी बताओ क्यों नहीं होता होगा टेपवर्म के पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम? क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट ही नहीं करना, बना बनाया खाना उसके पैरासाइट से उसको उसके होस्ट से उसको मिल रहा है। तो टेपवर्म के पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। वो क्या करता है ना, एब्जॉर्ब करता है फूड को बाय बॉडी सरफेस से फूड को वो एब्जॉर्ब करता है। टेपवर्म ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये बस ये अटैचमेंट में हेल्प करता है और ये फूड को बॉडी सरफेस से ऐसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता टेपवर्म के पास। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैरासाइट है तो उसको डाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी सरफेस से फूड को। बहुत अजीब सा है ना, बट होता है ऐसा ही। अब रेस्पिरेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन जो है ना, ये मोस्टली क्योंकि बॉडी के अंदर रहता है, वहाँ उतना ज़्यादा ऑक्सीजन है नहीं, तो एनारोबिक टाइप होगा। और उसके अलावा रेस्पिरेशन ये बॉडी सरफेस से करता है, ठीक है। बॉडी सरफेस से करता है रेस्पिरेशन और एनारोबिक टाइप होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हमेशा ध्यान रखना पूरे एनिमल किंगडम में मैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन हमेशा किडनी का फंक्शन होता है, ह्यूमन में भी ये किडनी का फंक्शन है। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए प्रॉपर किडनी तो डेवलप होता नहीं है यहाँ पे, तो उसके उसी तरह का कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको फ्लैम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैम सेल का ही अदर नेम है सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट किसको बोलते हैं? फ्लैम सेल को ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए ये होता है। डाइजेशन के लिए क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था। टीनिया के लिए क्या था? टेपवर्म के लिए क्या था? बॉडी सरफेस से डाइजेशन को मतलब प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा था। रेस्पिरेशन कहाँ से कर रहा था? बॉडी सरफेस से कर रहा था। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैसा था इसमें? एनारोबिक टाइप था। क्लियर यहाँ तक ना? अब देखो ध्यान से, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबका इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ये बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी एक पे ही होता है, ठीक है। इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। इससे पहले वाला जो था उसका क्या था? टीनोफोरा का क्या था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है वाया द लार्वा। क्लियर। इससे पहले जैसे निडेरिया था, निडेरिया में फर्टिलाइजेशन कैसा था? एक्सटर्नल था। बट पोरफायरम उस स्पॉन्जेज में क्या था? इंटरनल था फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इसका कैसा होगा? इनडायरेक्ट होता है वाया लार्वा। अभी तक जितना भी हमने फाइलम देखा है ना, सबका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही है, लार्वा के थ्रू है, ठीक है। यहाँ तक इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला फेसिकुला हेपेटिका क्या था? लीवर फ्लूक था। उसके बाद सिस्टोसोमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लड फ्लूक बोला जाता है। ब्लड फ्लूक इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन में ना, क्योंकि ये बायसेक्सुअल नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ब्लड फ्लूक को देखना, ये मेल है और मेल के अंदर ही फीमेल पैरासाइट यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। मेल के अंदर ही ना फीमेल यहाँ पे रिसाइड कर रही है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, सिस्टोसोमा या ब्लड फ्लूक। इसमें क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है ये, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली जो भी प्लैटीहेल्मिन्स है वो कैसा होता है? बायसेक्सुअल होता है, बट ये यूनिसेक्सुअल होता है, ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा, ठीक है। यहाँ तक उसके अलावा टीनिया सोलियम, कहीं देखा था हमने? टीनिया टेपवर्म को बोलते थे। टीनिया सोलियम जो है ना, इसको पॉक टेपवर्म बोलते हैं। क्यों पॉक टेपवर्म? क्योंकि इसका स्प्रेड जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ से आता है? अनकुक्ड मीट ऑफ पिग के मीट को क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है? टीनिया सोलियम से। टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन कहाँ से आता है? अनकुक्ड या पार्सली कुक्ड स्केलेटल मसल ऑफ पॉर्क। समझ में आ गया? यहाँ तक स्केलेटल मसल से आता है मेनली, समझ में आ गया? स्केलेटल मसल जो पॉर्क का है ना, उसमें क्या होते हैं? इसके छोटे छोटे लार्वा होता है और वहाँ से फैलता है, ह्यूमन में आता है, ठीक है, अगर पॉर्क खाता है कोई तो। देखो ध्यान से, प्राइमरी होस्ट जो है ना इसका ह्यूमन है। टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट पिग है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ ध्यान से सुनना। हमारा दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक मेडिकल कॉन्सेप्ट है, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है।
मेडिकल में डेफिनेशन ये होता है ना, प्राइमरी होस्ट वो होता है जहाँ डिजीज़ होता है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें डिजीज़ किस में हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है, तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होगा। और जहाँ पे डिजीज़ नहीं होता उसको सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, तो पिग को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। बट बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है ना, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो, जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होता हो वो प्राइमरी होस्ट, जहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल होता हो वो सेकेंडरी होस्ट। ये क्लियर है ना यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होता हो उसको प्राइमरी होस्ट, और जहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल होता हो उसको सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना मेडिकल और बायोलॉजिकल डेफिनेशन सेम होता है, बट एक डिफरेंस होता है मलेरिया के केस में। मलेरिया का क्या होता है ना, क्योंकि डिजीज़ किस में होता है, ह्यूमन में होता है मलेरिया पैरासाइट का, तो प्राइमरी होस्ट कौन हुआ, ह्यूमन हुआ। बट और सेकेंडरी होस्ट कौन हुआ, मॉस्क्यूटो। बट ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल होता है मलेरिया का, ये मैं 12th क्लास में बताऊंगा। ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल होता है मलेरिया का, तो इस हिसाब से बायोलॉजिकली क्या होगा, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट हुआ। एंड मॉस्क्यूटो के अंदर जो होता है ना सेक्सुअल साइकिल होता है, तो बायोलॉजिकली मॉस्क्यूटो क्या हुआ, प्राइमरी होस्ट हुआ। ये प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, प्लीज़ 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, इसको समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो टीनिया सोलियम के लिए प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग है, ठीक है। यहाँ तक सेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल ये समझ में आ गया, मैंने मलेरिया के बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी अपना प्लेटीहेल्मिन्थ्स कंप्लीट हो गया। अगला जो है ना वो एस्केलमेंथीज है। एस्केलमेंथीज के बारे में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वाला जो एक चार्ट था ना, उसमें हमने क्या देखा था, एस्केलमेंथीज बायलैटरल सिमेट्री, गुड गुड। अगला एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट या ट्रूसिलोमेट, ये होता है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का क्या मतलब होता है, ये देखो, ये इंडोडर्म है, ये इक्टोडर्म है। मीजोडर्म ना स्प्लिट नहीं कर रहा, मीजोडर्म स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स बना ले रहा है, तो ये बॉडी कैविटी तो है बट इसको लाइन मीजोडर्म नहीं करता। प्लीज़ ये पार्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो में रेफर करो, वहाँ जाके देखो सूडोसिलोमेट क्या था, ठीक है। यहाँ तक तो एस्केलमेंथीज जो होता है ना, ये क्या होता है, सूडोसिलोमेट होता है, ठीक है, सूडोसिलोमेट होता है। और इससे पहले हमारा क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या होता है, 3 लेयर्स होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, बट उसके अंदर जो होता है ना कोई सिलोम नहीं होता, एसिलोमेट होता है। तो ये जो है ना, ये क्या कहते, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है ना एसिलोमेट है, एसिलोमेट है। एसिलोमेट मतलब क्या है, सॉलिड बॉडी होती है इसकी, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, कोई हॉलो स्पेस नहीं होता, तो इसका बॉडी कैसा होता है, सॉलिड बॉडी होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। क्लियर क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के बारे में क्या बताया था मैंने ये सूडोसिलोमेट होता है। क्या होता है, सूडोसिलोमेट होता है, ये याद रखना। ये ना क्योंकि राउंड कलर का होता है, मतलब राउंड राउंड होता है, इसका बॉडी क्रॉस सेक्शन राउंड होता है, इसलिए इसको राउंड बॉम्ब बोलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसका बॉडी जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल होता है। इसके अलावा एस्केलमेंथीज का ना कुछ पुराना भी नाम है, जैसे निमेथमेंथीज, उसके निमोटोडा, ये सब ना इसके पुराने नेम्स है। निमेटोडा तो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, राउंड बॉम्ब, निमेटोडा एंड एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को राउंड बॉम्ब क्यों बोलते थे, क्योंकि इसका बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। निमेटोड्स जो होता है ना, ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह मतलब हर जगह। फ्री लिविंग हो सकता है, ये एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। या पैरासाइट हो सकता है प्लांट एंड एनिमल पे। एनिमल किंगडम में हर जगह पैरासाइट, और जितने भी पैरासाइट है ना सारे फेमस हैं, सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस्केलमेंथीज क्या हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ठीक है। सारे इन्वायरमेंट कवर हो गए, हैबिटेट। उसके अलावा ये पैरासाइट हो सकता है प्लांट पे, एनिमल पे, ठीक है। यहाँ तक इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं। इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा था, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था कंप्लीट, नहीं इनकम्प्लीट था, ब्लाइंड सैक जैसा था। बट एस्केलमेंथीज में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। साथ में इसको जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फेरिंग्स स्ट्रांग होता है, वो क्या करता है, ये मस्कुलर फेरिंग्स होता है, जो क्या करता है, सक करने में हेल्प करता है किसी भी सिक्रीशन को, बॉडी फ्लूइड को, बॉडी के अंदर ब्लड को, लिम्फ को, उन सबको सक करने में हेल्प करता है। तो मस्कुलर फेरिंग्स ऑफ एस्केलमेंथीज हेल्प इन सकिंग ऑफ फूड। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसका फेरिंग्स कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और फेरिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसका। अब देखते हैं एक्सक्रीशन। इससे पहले एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, फ्लेम सेल से हो रहा था। तो इसमें एक्सक्रीशन जो होता है ना, एच शेप स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखो, ये एच शेप स्ट्रक्चर है, एच की तरह दिख रहा है ना। जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स इसमें होते हैं, कंटेन एक्सक्रीटरी कैनाल, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी कैनाल्स होता है जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। और ये बना किससे होता है, ये बना होता है रेनेटी सेल से। किससे, रेनेटी सेल। रेनेटी सेल
प्रोटोनेफ्रिडिया ये एच शेप का होता है, एच शेप का होता है, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया से बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है, रेनिटी सेल होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में ये याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, रिप्रोडक्शन डायसियस होता है। डायसियस मतलब क्या, डायसियस मतलब क्या होगा बताओ? डायसियस मतलब टू इंडिविजुअल, अलग अलग फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये यूनिसेक्सुअल है। ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। डायसियस मेल अलग फीमेल अलग। फीमेल जो होती है ना, ये फीमेल का सिंबल है, फीमेल यूजुअली लार्जर होती है। ठीक है, फीमेल यूजुअली लार्जर होती है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है इंटरनल होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इसका डेवलपमेंट ना दोनों तरह से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वा के थ्रू, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ये यूनिसेक्सुअल होता है। अब इसमें दिखता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली, और डायमॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब बॉडी अपीयरेंस, मतलब मेल फीमेल का दो अलग अलग बॉडी होता है। ठीक है, और दोनों बॉडी ना डिफरेंस, जैसे कि ह्यूमन में भी देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। जैसे बियर्ड, मुस्टैच ये मेल में दिखता है, फीमेल में नहीं दिखता। ब्रेस्ट फीमेल में दिखता है। उसी तरह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है, यहाँ तक यूजुअली जो होता है ना फीमेल, देखो ध्यान से, ये वॉर्म है, ये क्या एस्केरिस है, ये वॉर्म है। अगर तुम दोनों को देखोगे तो फीमेल लार्जर है, फीमेल लार्जर है मेल के रिस्पेक्ट में, मेल स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज। क्लियर है, फीमेल लार्जर होती है यहाँ पे। और ये ना सिफेलिक इंड है, जो हेड वाला इंड होता है उसको सिफेलिक इंड बोलते हैं, और जो टेल वाला इंड होता है ना उसको कॉर्डल इंड बोलते हैं। सिफेलिक इंड मतलब क्या, हेड इंड। कॉर्डल मतलब क्या, टेल इंड। कॉर्डल जो है ना इसका मतलब हुआ टेल इंड। एक चीज ध्यान से देखना, ये एस्केरिस है, इसके कॉर्डल इंड पे ना ये वाला पार्ट यहाँ पे कर्व्ड होता है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया। मेल में ना मेल स्मॉलर होता है और कर्व्ड एट कॉर्डल इंड, कॉर्डल इंड पे ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। क्लियर क्लियर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसका जो लेंथ होता है ना, फीमेल का जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ होता है 20 to 40 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ होता है ना ये होता है 15 to 30 सेंटीमीटर। मेल यूजुअली स्मॉल होता है एस्केरिस में। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एस्केरिस। एस्केरिस देख लिया हमने, ठीक है, राउंड वॉर्म। उसके एंकाइलोस्टोमा, एंकाइलोस्टोमा, ठीक है, एंकाइलोस्टोमा को ना हुक वॉर्म बोलते हैं। ये प्लीज़ इसका कॉमन नेम याद रखना, ठीक है, क्योंकि मेडिकल साइंस में जब आओगे ना तो सेकेंड ईयर में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है पैरासाइटोलॉजी, उसमें बस यही सब रीड करना है। ठीक है, उसमें बहुत याद आएगा एनिमल किंगडम। तो एनकाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म। उसके अलावा वुचेरिया ब्रोंकोप्टी। वुचेरिया जो होता है ना ये फाइलेरियल, इसको फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। इससे क्या होता है, फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया क्या होता है, एलिफेंटिएसिस, मतलब उसमें क्या होता है पैर किसी किसी का बहुत मोटा मोटा हो जाता है ना, वो फाइलेरियल वॉर्म की वजह से होता है। ठीक है, अभी तक क्या क्या देखा, एस्केरिस। अगला क्या देखा, एनकाइलोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं। उसके अलावा बुचेरिया देखा। बुचेरिया क्या है, फाइलेरिया वॉर्म है, जिसकी वजह से फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं ना डिजीज, जिससे पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, उसको फाइलेरियसिस बोलते हैं। तो ये फाइलेरिया वॉर्म की वजह से होता है। इस फाइलेरिया वॉर्म को ना कैरी कौन करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है। तो फाइलेरिया डिजीज का कैरियर कौन हुआ, क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे डेंगू का कौन होता है, एडीज एजिप्टी होता है। उसका क्या, मलेरिया का क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज होता है। उसी तरह फाइलेरिया का क्या होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो इससे ये स्प्रेड करता है। और प्राइमरी होस्ट जो होता है इसका ह्यूमन होता है, और सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो। ठीक है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो होता है। और बुचेरिया ब्रोंकोप्टी क्या करवाता है, फाइलेरिया करवाता है, फाइलेरिया डिजीज करवाता है। ठीक है, ये जो मॉस्किटो है ना ये सेकेंडरी होस्ट है। उसके अलावा ड्रैकेनकुलस, ड्रैकेनकुलस भी इंपॉर्टेंट है, इसको गिनी वॉर्म बोलते हैं। सबका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, ड्रैकेनकुलस को गिनी वॉर्म बोलते हैं। उसके अलावा इंटरोबियस होता है, इंट्रोबियस को ना पीन वॉर्म बोलते हैं या सीत वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटो इन्फेक्शन करवाता है। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा ना, कोई बात नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसके पेट में क्या होता है ना, एस्केरिस हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका जो मतलब गट है ना वो ब्लॉक हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है ना, उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन इसमें से हो सकता है। अगर इंटरोबियस का इन्फेक्शन हुआ तो इंटरोबियस के केस में क्या होता है ना कि वो ना मेनली एनल केनाल में रहता है, छोटे बच्चे के एनल केनाल, जो ह्यूमन का छोटा बेबी होता है ना उसके एनल केनाल में ही रहता है। रात के टाइम क्या करता है ना, ये एनल केनाल से बाहर निकलता है
और वहाँ पे एनल कैनाल के आसपास, एनस के आसपास वहाँ पे एग ले कर देता है। एग ले करने के बाद क्या होता है ना, वो जो एग होता है ना छोटे छोटे पिन के फॉर्म में दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे पिन, मतलब बहुत छोटे छोटे दिखता है ऐसे ऐसे करके, तो इसलिए इसको पिन वॉर्म। उसके बाद सीट वॉर्म इसलिए क्योंकि अगर वो बच्चा डिफेसिकेट करने जाएगा, अगर टॉयलेट सीट पे बैठेगा तो वो जो वॉर्म, ये जो इसका एग है ना, वो उसके सीट पे लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा बच्चा फिर से वहाँ पे जाएगा, बैठेगा, तो उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए सीट वॉर्म। पिन वॉर्म क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पिन की तरह दिखता है, पिन वॉर्म। सीट वॉर्म क्यों? क्योंकि मतलब टॉयलेट सीट से ये स्प्रेड करता है। उसके अलावा ऑटो इन्फेक्शन, बच्चे का क्या आदत होता है कि जहाँ पे भी खुजली हो रहा हो, जहाँ पे भी एक्सकोरिएशन हो रहा हो, जहाँ पे भी इचिंग हो रहा हो, वहाँ पे वो फिंगर लगा देता है। तो फिंगर लगाने से क्या होता है, ये वॉर्म जो है ना हाथ में आ जाता है, फिर बच्चा क्या करता है, उस हाथ को मुंह में ले लेता है, तो फिर से इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन होता रहता है। इसको ऑटो इन्फेक्शन बोलते हैं, खुद का इन्फेक्शन खुद से लेना, ठीक है। तो देखो एनल एरिया के आसपास क्या है, एग है इसका ले किया हुआ, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, बच्चे उसको क्या किया, वहाँ पे खुजली किया, तो उससे उसके फिंगर्स पे आ गया ये वॉर्म। ये वॉर्म नहीं, मतलब इसका जो एग है वो फिंगर पे आ गया। फिर बच्चा खाना खा रहा है गंदे हाथों से, तो उससे क्या होगा, वो जो एग है वो बच्चे के जीआईटी में फिर से चला जाएगा, ठीक है, और फिर से इन्फेक्शन करवा देगा। तो ये ऑटो इन्फेक्शन करवाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे ना एक ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक ये खासियत है ना कि कभी भी ये एक फाइलम से नहीं पूछता, ये ना मिक्सअप फाइलम से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए क्वेश्चन को मैंने ना सेटअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि कौन से फाइलम में किसको सेटअप करूँ, तो उसको हिसाब से देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाए, बायोलुमिनेसेंस किस में दिखा था हमें, जल्दी से बताओ। बायोलुमिनेसेंस अपने को दिखा था किस में दिखा था, टीनोफोरा में। तो टीनोफोरा का एक कोई भी एग्जाम्पल है इसमें से, टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल है टीनोप्लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो उसके अलावा और सब ना आगे समझ में आएगा, आगे जब हम लोग ऑर्थोपोडा देखेंगे ना तब समझ आएगा। तो बायोलुमिनेसेंस के हिसाब से ये आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4 का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब जो भी है ना, एस्टेरियास ये क्या होता है, स्टार फिश होता है, इसको हम लोग इकाइनोडर्मेटा में रीड करेंगे। स्कॉर्पियन क्या होता है, ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा में रीड करेंगे। लोकस्टा ये क्या होता है, इंसेक्ट होता है, इसको भी हम लोग ऑर्थोपोडा में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे ये टीनोफोरा वाला एक एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे यहाँ पे रखा और इससे ये सॉल्व हो जा रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये उस टेबल से क्वेश्चन है जो फर्स्ट वीडियो में बताया टेबल ना, उससे होगा। तो सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस देखते हैं इसमें। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को छोड़ो, पहले टीनोफोरा देखते हैं। टीनोफोरा क्या था, टीनोफोरा बताओ क्या था, कैसा था सिमेट्री टीनोफोरा में, रेडियल सिमेट्री था, ये तो गलत हो गया, ये रेडियल सिमेट्री था। एस्केलमेंथिस में कैसा सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है। बट क्या ये एसिलोमेट है, नो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, सूडोसिलोमेट है। एस्केलमेंथिस क्या है, राउंड वॉर्म है ना, तो इसमें सूडोसिलोमेट होता है। एनिलिड इसके बाद आएगा, एस्केलमेंथिस के बाद आएगा, वो क्या होता है, वो ट्रू सिलोमेट होता है। तो अभी हमारा एग्जांपल है, तो कौन होगा, बायलैटरल एंड एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आएगा इसका सारा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया बताओ जल्दी से, क्या बताया था मैंने, प्लेनेरिया ऐसे है, तो ये बहुत जल्दी ऐसे कहीं से भी कट होता है ना, ये रीजनरेट कर जाता है, तो इसीलिए इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है ना। बायोलुमिनेसेंस किसका फीचर होता है, टीनोफोरा फाइलम का। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किस में था, ओवेलिया में था, कि कुछ उसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ना मेनली उसमें होता है यार। देखो जो प्लांट किंगडम में हमने देखा था ना, डिप्लॉन्टिक, हेप्लॉन्टिक, सेप्रोफिटिक और फिर गैमेटोफाइट था, वो सब था ना, वो सब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन वहाँ पे होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, फ्रॉग में होता है, टेडपोल से जब वो लार्वा में कन्वर्ट होता है ना, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, रीजनरेशन। उसके अलावा ये देखते हैं 2010 का क्वेश्चन जो है, इसको देखते हैं कि वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ हिज माउथ एज वेल एज एनस, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में था, बताओ जल्दी से, प्लेटीहेल्मिन्स में था। सारे प्लेटीहेल्मिन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? बिल्कुल भी नहीं। टेनिया सोलियम में नहीं होता। क्यों नहीं होता टेनिया में? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता बॉडी सरफेस से ही, है ना। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होगा? प्लेटीहेल्मिन्स में। प्लेटीहेल्मिन्स का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? बस एक फेसिकुला हेपेटिका है जिसको लीवर फ्लूक बोलते थे। तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्टोपस आगे आएगा, मोलस्क में मैं बताऊंगा ऑक्टोपस के बारे में। एस्टेरियसिस इकानोडर्मेटा में बताऊंगा। एस्टेरियसिस स्टार फिश होता है, इकानोडर्मेटा में बताऊंगा। उसके अलावा एस्किडियाज जो होता है ना, ये कॉर्डेटा में आता है। तो ये सब नहीं होगा, अभी मैं आगे इसको समझाऊंगा। यही तो ब्यूटी है ना इस चैप्टर का कि इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना मल्टीपल फाइलम से होते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने तो बस ये बताया, ये सब तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सारे लेक्चर्स देख लोगे ना सब समझ आ जाएगा। क्योंकि जब मैं तुम्हें इकानोडर्मेटा बताऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा, जब मैं मोलस्क बताऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा, कॉर्डेटा जब बताऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन था, जब मैं ये इकानोडर्मेटा बताऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा, जब मैं ऑर्थोपोडा बताऊंगा तो ये दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इस चैप्टर में ऐसा हर जगह होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसके नोट्स मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ताकि मैं उसको आगे करेक्ट कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के। बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी। ठीक है, बस इतना ही। देखो सोर्स एक ही रखना है, बट क्वेश्चंस तुम कहीं से भी करो, है ना। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, रेगुलर रहना। मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय बाय।